दोस्तों इसके साथ ही अब हम अपने सेकंड सेशन पे जाते हैं, जो कि दयापाल पटेल जी का है, एंड ही इज फ्रॉम वडोदरा। सो दयाभाई सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। मैं इनसे काफी टाइम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और फॉर सम और अदर रीजन इनका सेशन हो नहीं पा रहा, बट ठीक है, आई थिंक वो टाइम आज का शेड्यूल था तो आज हुआ सेशन। सो ही इज बेसिकली फ्रॉम गुजरात। His company name is Sunshine Financial Services. He is a certified financial planner. He is handling more than 600 clients. He is MFD से पहले he was into job. उन्होंने 16 साल इंडिया के बाहर जॉब किया. Then at the age of 50 he returned back to India. And because of some circumstances, he was retired, and then at age 56 he has to again start something, and he started as a mutual fund distributor. ट्रस्ट मी दोस्तों, आप आज का जो सेशन है ना, ये ना मुझे एक बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह लगता है। मतलब मैं जब दया भाई से इंटरेक्ट करता हूँ, मतलब मैं इन सर से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है, इतनी ज्यादा एनर्जी है इनके में, इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब एट द एज ऑफ 56 आई थिंक हम सब शायद रिटायरमेंट की बात कर रहे होते हैं, एंड ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस एट द एज ऑफ 56। मतलब इनसे मैंने जब इनकी पूरी स्टोरी सुनी ना, तो मुझे पूरी एक फिल्मी कहानी लगी, जिसमें पूरी लोज एंड हाईज चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाले हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये आई थिंक कोई किताब बता नहीं सकती, हम कहीं सीख नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाले हैं। और मुझे मतलब ये जब मैंने उनका पूरा जब इनके साथ में बात करी, इनके जब सेशन के बारे में पढ़ा, तो वो जो एक फिल्म का डायलॉग है ना सलमान खान का, कि अगर मैं डिसाइड कर ले तो मैं तो खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो आई थिंक दैट जो डायलॉग है, मुझे लगता है कि सर की पे बिल्कुल फिट बैठता है कि जब वो कोई चीज डिसाइड करते हैं तो ही अचीव्स इट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारे सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट हो, बट ही मेक श्योर दैट ही कंप्लीट्स इट। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। और मैं ज्यादा मतलब इसमें और वो नहीं करूंगा, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर को। सर प्लीज आप अपना कैमरा और माइक ऑन करिए और प्लीज अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपका स्लाइड लगा लेता हूँ। सो वेरी वॉर्म वेलकम सर। मतलब आप यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपका जो सेशन है एंड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आई नो इट। सो ऑल द बेस्ट सर, द सेशन इज ऑल योर्स। आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। Good morning to all. Am I visible and audible to all, please? Yes sir, आप visible भी हैं और आप audible भी हैं सर। मैं आप सबका आज के सेशन में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और आप दूसरे काम में भी आज जा सकते थे, लेकिन आप मेरा सेशन को ज्यादा तवज्जो दे और आए हैं, तो मतलब कि आपने मुझे इम्पोर्टेंस दिया है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सेशन के एंड में आपको लगेगा कि ये आपका डिसीजन एकदम सही था। मैं जिगर भाई और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, और दोस्तों आप सबने उसको सपोर्ट देके उसको सक्सेसफुल की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो मौका दिया है, इसलिए आप सबका मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी तो मेरी उम्र 71 पूरी हो गई है, और इसलिए मेरा सब्जेक्ट यही है, एज इज जस्ट ए नंबर। और जब जैसे भी उम्र बढ़ती है, वैसे काम में और तेजी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा अनुभव बढ़ता है। और मैं टेक्नोलॉजी में सेवी हूँ, उसको सीखने के लिए मैं दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जो लोग इतिहास बनाते हैं, वो लोग को ज्यादा क्वालिटी कौन सी काम करती है, उनकी बुद्धि या उनकी एनर्जी? आप जरा बता सकते हैं? यस, उनका एनर्जी सही है। कई लेखक भी होते हैं जो इतिहास लिखते ही रहते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाले वो जिद्दी होते हैं, और जिद खत्म करना है उनको, जिद को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जब उम्र बढ़ती है तो क्या आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरा सेशन सुनने के बाद, देखने के बाद आपको जीने में भी मजा बढ़ेगी, तेजी भी बिजनेस में बरकरार रहेगी, और नहीं इजाफा भी होगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और आपका इन्वेस्टर हो या स्टाफ हो
या आपका फैमिली हो, सभी की खुशी में इजाफा होगा। तो मैं आपका मेरा पीपीटी बताने के लिए आपका परमिशन का इंतजार करता हूं। ठीक है, मैं मेरा पीपीटी चालू करता हूं। ओके, तो यह है मंजिल उनको भी मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो मैंने एक्चुअली मैं एक छोटे गांव का बहुत गरीब घर में जन्मा हुआ, लेकिन मेरा जितना खेत दूर था इतना हाई स्कूल और कॉलेज दूर था। तो मैं सुबह और शाम को खेत में जाता था और दोपहर में टाइम के मैं कॉलेज स्कूल में जाता था। तो इसी तरह से मैंने पढ़ाई किया है। कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते थे फीस भरने के, और ईबीसी होती है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो इसमें फी माफी भी मिलती थी कभी कभी, तो उसका फायदा मिलता था। कभी कभी हम पैसा किसी का मांग के भी फी भरते थे। मैंने कई लोगों के खेतों में भी काम किया है, क्योंकि हम तो हमारी हालत ही बहुत गरीब थी। फिर भी मैंने एमएससी पार्ट 1 की एग्जाम देने के लिए 14 दिन बाकी था और मेरा गवर्नमेंट ऑफर आया क्लार्क का। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, फिर भी मेरी फैमिली ने बोला कि भाई हमारा प्रॉब्लम है पैसे का, तो तुम नौकरी करने चले जाओ। तो मुझे एमएससी पार्ट 1 का एग्जाम भी नहीं दे सका मैं, लेकिन मेरे नसीब में 4 महीने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो मैंने उधर नौकरी के साथ साथ मैंने मेरा एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरा किया, और इसी तरह से मैंने इंडिया में 10 साल काम किया और नौकरी बहुत बढ़िया थी। और उस टाइम मुझे एक सपना आया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो एएमआई करना है। तो एएमआई करने के लिए जैसे भी मैं बैठता था बुक लेके, तो मैं सो जाता था, नींद आ जाती थी। बार बार मेरे दोस्त ने देखा कि यो तुम एएमआई कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो बोलता है तुम ऐसा करो, तुम नहीं कर सकते। तो उसने मुझे एडवाइस दिया कि तुम अभी गल्फ में बहुत ओपनिंग है, तुम ट्राई करो तो बाहर से बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो मैंने भरूच में नौकरी करता था, तो 15 से ज्यादा बार बॉम्बे मुंबई गया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो बार बार फेल होता था। लेकिन एक बार सिलेक्ट हो गया, वो भी लीबिया में, और उधर तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, थोड़ा ज्यादा थी, फिर भी मैं गया। और 1 साल के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई दुबई की एक कंपनी में ऑफशोर में। तो उधर 1 साल में रहा अकेला, और बाद में 1986 में मैं फैमिली लेके गया, क्योंकि उस टाइम हमारा नौकरी था ऑफशोर में 1 वीक जॉब और 1 वीक ऑफ, तो दुबई में फैमिली रहता था। फिर 1991 में हमारा शेड्यूल हो गया 42-21, मतलब कि 42 डेज नौकरी करने का और 21 डेज छुट्टी। तो हमको कंपनी देती थी टिकट, आना जाना मिलता था दुबई में, और मुंबई में हमको होटल मिलता था, और घर तक आने जाने का हमको किराया मिलता था टैक्सी का। तो मतलब हमारा टैक्स फ्री पैसा पूरा का पूरा था। फिर दूसरे साल 1992 में हमारा वो हो गया 28 डेज वाला शेड्यूल। तो 28 डेज ऑप्शन में काम करने का और 28 डेज इंडिया में आने का। मतलब हमारा एक भी खर्चा पैसे का नहीं होता था, सब कंपनी के नाम, और तनख्वाह भी बहुत बढ़िया थी क्योंकि ऑप्शन में नौकरी थी। तो बाद में मैंने 2000 की साल तक मैंने नौकरी किया, 16 साल, और मेरे 50 की उम्र हो गई। तो मैंने सोचा कि आधी जिंदगी मेरी फैमिली के फाइनेंशियली सिक्योर करने में हो गई, अभी मैं करोड़पति हो गया हूँ, तो अभी आगे की जिंदगी में देश की सेवा करेगा। क्योंकि मैं सोचता था इतने गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी लोगों का पैसा से मैं पढ़ सका हूँ, क्योंकि ईबीसी था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का फी माफी था ना, तो पे बैक करना है। तो मैं सोचा चलो आगे इंडिया में जाके कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि मैं देश की सेवा करता हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो। और मैं आ गया इंडिया में। मेरी तनख्वाह बहुत बढ़िया थी, फिर भी मैंने छोड़ दिया, और इसके कारण
ये देखो बार बार आता था ना मैं, तो 250 टाइम्स मैं प्लेन में बैठा हूँ। और उधर दरिया में तो आपको मालूम है ना, इधर कभी कभी तूफान आता है, पवन का तो कितना आता है, दरिया में तो और भी ज्यादा होता है ना, क्योंकि उधर तो ओपन स्पेस होती है ना। तो उस टाइम हमको हेलीकॉप्टर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना पड़ता था। तो 2012 में हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ उस टाइम, नौकरी के टाइम। और 2000 के साल में मैं ये भारत में आने के बाद मेरे बिजनेस में मैं एक्टिवली ज्वाइन हो गया। और मैंने सोचा था मेरी जिंदगी इसी तरह चालू करना है। तो मैंने 2002 में चार्टर प्रेसिडेंट बना एक लायंस क्लब का। और 2003 में एक संस्था थी जिसमें मैं बच्चों को नेशनल स्पिरिट बढ़ाने के लिए लेक्चर देता था, उनको क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मैं उनको गाइडेंस देता था। और मैंने बाद में 2004 से देखा कि मेरा पार्टनर है ना, कंपनी है फैब्रिकेशन की, इसमें तो नुकसान होने का चांस ही नहीं है, फिर भी मैंने सही तरह से नहीं होता था। तो मैंने बोला भाई 2004 में कि मुझे बिजनेस में रिजाइन करना है। मतलब उधर रिजाइन को हम बोलते हैं रिटायरमेंट बोलता है। तो वो बोलता है यूपी का 4 करोड़ का ऑर्डर है, अभी तो हमारा सब सही हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ। फिर 2005 में मैंने देखा कंपनी का और भी फाइनेंशियल खराबी हो गई है। तो मैंने बोला भाई मुझे रिटायरमेंट लेना है। बोलता है नहीं, अभी महाराष्ट्र का 2 करोड़ का ऑर्डर आया है। बाद में 2006 में मैंने सोचा अभी तो मुझे रिटायर होना ही पड़ेगा। क्या आप जज कर सकते हो कि वो तो मुझे हमेशा अवॉइड करता था रिटायरमेंट करने के लिए। तो 2006 में मैंने रिटायरमेंट कैसे दी होगी, क्या आप कल्पना कर सकते हो? आप लिखो चैट बॉक्स में प्लीज। यस, मैंने उसको बाजू के घर में, मेरा पड़ोसी था, मेरा वो एक्स पार्टनर बिजनेस का, उसको रजिस्टर एडी से मैंने रेजिग्नेशन रिटायरमेंट का लेटर भेजा। वो बोलता है 5 लाख दो तो मैं आपको रिटायरमेंट देगा। अरे मैंने बोला तुमको देने में मेरा बैलेंस 0 हो गया है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, 5 लाख कैसे देगा? तो फिर ये ठीक है। तो उसने मुझे रिटायर कर दिया। तो उस टाइम मेरी एज 56 थी। और तभी मुझे मालूम चला कि एक चीज पक्की है। मैं सोच के आया था कि ऐसा जिंदगी जिएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, वो उस टाइम मुझे मालूम हो गया। और 56 की उम्र में मैं फाइनेंशियली बोलेगा तो मैं ब्रोकन था, क्योंकि मेरे पास कैश पैसा ही नहीं था। मैंने पूरा का पूरा बैलेंस 0 होगा तब तक मैंने उसको देता ही रहता था, क्योंकि मेरा भाई था, ऐसा मान के देता था मैं। लेकिन मैं मेंटली ब्रोक नहीं हुआ था। आई वॉज टोटली फिट मेंटली। तो मैंने अपने को जो मानता था ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ऐसा मान के करोड़पति बन के वापिस इंडिया में आ गया था। लेकिन मैं तो बराबर का फंस गया सीरियस मैच में। और मुझे एक अच्छा वो सीखने का मिला, एक्सपीरियंस मिला, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस कि बिजनेस करना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। और रिटायरमेंट प्लान जो नहीं करते हैं इंडिया में 93%, उसमें से मैं एक था। और हाईली लिटरेट पीपल जो अपने को हाँ समझते हैं लेकिन फाइनेंशियल रियल में इलिटरेट होते हैं, उसमें वो 87% मैं ही था। तो मैंने अभी तो मालूम चला मुझे कि फेलिंग टू प्लान ये ही फेलियर का प्लान है। प्लान नहीं किया तो समझ लेना कि आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब होने वाला है, उसका प्लान करके रखा है। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, अभी क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनो, देना या बाया? तो ऐसे टाइम में हम जो सिलेक्ट करते हैं उससे हम कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, वो हमको बाद में पता चलता है। और मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। गरीब जियो, बच्चों पे आधार रखो। अरे मैं बच्चों को पैसा इतना देता था, आराम से देता था, और मांगना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। मेरे बच्चे बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन मुझे अपना रिस्पेक्ट ज्यादा पसंद था, तो बच्चे से मांगना नहीं था। फैमिली प्रेशर कर रहा था, फॉरेन में वापस चले जाओ, नौकरी करो, उधर से बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस भी है। बोला अभी एक बार डिसाइड कर दिया है
तो अभी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जाने का मुझे तब नहीं है जरूरत है। कोई लोग सुसाइड भी करते हैं, कई लोग पागल भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने उसको वो तकलीफ को मैंने तक समझ के आगे बढ़ने का सोचा कि मैं उसमें से कुछ रास्ता निकालेगा। तो मैंने नया लाइफ मुझे जीना है, उसको मैंने भगवान के दिया हुआ ब्लेसिंग समझा। क्योंकि जब भगवान टेस्ट करता है ना, टेस्ट में पास होंगे तो हमको कुछ अपॉर्चुनिटी देगा ना। जैसे बाल मंदिर में बच्चा पढ़ता है तो उसको बोलेगा क लिखो, ख लिखो, एक लिखो, दो लिखो। वो तो कहेगा इतना छोटा एग्जाम है इसीलिए, लेकिन हमको लोगों का लाइफ के साथ कुछ करना है तो टेस्ट भी तो मुश्किल होगा ना। तो वो टेस्ट तो दिया भगवान ने। लेकिन मैंने बहुत मोटिवेशनल बुक पढ़ी थी, क्योंकि मैं 91 से एक मोटिवेशनल स्पीकर को ट्रेन में मिला था, तो उससे मिलने के बाद उसका वर्कशॉप भी मैंने किया था। तो मुझे लगा था जिंदगी में बहुत कुछ है, तो उसके बाद मैं बदला। तो मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यू आर फायर्ड अप, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। इफ दे से नो, जस्ट से नेक्स्ट। रिजेक्ट मी, आई लव इट। थिंक एंड ग्रो रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बॉर्न टू विन। ऐसी बहुत बुकें मैंने बार बार पढ़ी थी, तो मेरे में हौसला बहुत था। और देखो ये सब क्यों हुआ, ये भगवान की मर्जी थी कि कुछ करना है, मेरे पास कुछ करवाना है। नहीं तो लोग 50 की उम्र में इंडिया में वापस नहीं आते हैं, वो रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन मांगते हैं और रहते हैं। लेकिन मैं तो 50 की उम्र में, मेरे बेटे कमा रहे थे उस टाइम, तो पढ़ाई भी चालू थी, फिर भी मैं वापिस आ गया था। ओके, लेकिन बाद में 2006 के पहले जब मेरा प्रॉब्लम आया, उसके पहले बेटा का शादी हो गई थी और पढ़ना भी हो गया था पूरा। लेकिन मेरे मन में एक था ना कि मैं फाइनेंस मैटर में बहुत होशियार हूँ, ये मेरा माइंड भी बस्ट हो गया। और मुझे मालूम चला कि खराब इन्वेस्टमेंट होते हैं ना तो उसका रिजल्ट खराब ही आएगा, और मुझे पे बैक करना है भारत माता को। तो उसके लिए मेरे में कुछ एस्पिरेशन मेरे थे, तो उसके लिए भगवान ने मुझे सही दिया। और 52 लाख जो मैंने कमाए, ऐसा लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरी फाइनेंस फील्ड में एंट्री की मेरी एंट्री फी थी। नहीं तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कैसे मिलता मुझे। मैं तो साइंस का था, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। तो मैं एंट्री मारी इंश्योरेंस से। पहले साल में मैंने 26 पॉलिसी बेची थी, लेकिन उस टाइम लोगों ने ऐसा बोला 2006-07 के अंदर, उस टाइम भी म्यूचुअल फंड का फीवर था, बोलते हमको तो म्यूचुअल फंड चाहिए। तो मैंने एग्जाम दी, पहली बार फेल, सेकंड टाइम पास हो गया और मैंने काम चालू कर दिया म्यूचुअल फंड का। लेकिन म्यूचुअल फंड में काम करने के टाइम उनकी वेबसाइट में जाके मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ना चालू किया, तब मुझे मालूम चला कि मैं इसके लिए तो आया हूँ। किसी का खराब नहीं होना चाहिए, भला होना चाहिए, और प्लानिंग करेगा तो सही होगा। ऐसे ही डाल देगा पैसा तो सही नहीं हो सकता है ना, जैसा मेरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि 60 की एज में मैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के होते थे आर्टिकल, इसमें लिखा था तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। तो मैंने चेक किया, तब मालूम चला कि मैंने बहुत गलती की है। और जो सर्टिफाइड प्लानर होते हैं वो सही तरीके से लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो मैंने भी ठान लिया कि CFP करना है। तो मैंने पहला मॉड्यूल चालू किया, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार फेल हो गया। अभी मैं आपको पूछता हूँ, आप इतनी बार बार फेल हो जाओगे तो क्या आप CFP चालू रखोगे? प्लीज राइट यस और नो। आप जरा आप बताइए मुझे। ओके, ज्यादातर लोगों का जवाब नो आता है, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल में देखो, फर्स्ट मॉड्यूल में 7वें अटेम्प्ट में पास हो गया, सेकंड मॉड्यूल में भी एक बार फेल, सेकंड टाइम पास, थर्ड मॉड्यूल में भी ऐसा ही, एक बार फेल एक बार पास, फोर्थ मॉड्यूल में भी एक बार फेल एक बार पास, और 5वें मॉड्यूल में फेल हो गया। तब मैं थोड़ा डर गया था। क्यों डर गया था? उसमें पूरा एक केस आता है,
उसका फाइनेंस प्लानिंग करना होता है और उसमें काफी गिनतियां करनी पड़ती है और वो डिफिकल्ट होता है। तो मैं डर गया और ऐसे मामले में मैंने वो सब मोटिवेशनल मेरे बुक थे ना, उसका प्रेरणा तो मुझे मिलता था। तो क्या ऐसे मामले में जब आपको डर गए, आप बोलते थे ना 4 होते थे जो मॉड्यूल, इसमें तो आप बार बार बहुत स्ट्रगल किया है, पास हुआ है और 5वां मॉड्यूल तो और भी डिफिकल्ट था। तो आपका दिल होता है ना कि चलो छोड़ दूं, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे फेलियर में किसी सक्सेसफुल पीपल का गाइडेंस लेना का सोचते हो क्या? मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे थोड़ा भरोसा लग गया था। तो जिसने सीएफपी किया था वैसा एक आरएम था, उसको मैं मिलने गया तो उसने मुझे बोला कि तुम तो साइंस वाले हो, तुम लॉजिक वाले हो, इतना ही नहीं तुम अभी आए मनी मार्केट में तो तुम्हारे दोनों को फायदा मिलेगा। तो तुम डरे के बिना एग्जाम दे दो, तैयारी पूरी करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यही बात है। मेरा डर भग गया और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर दिया। कई लोग होते हैं ना, बहाना बनाते हैं, फेल हो गया तो छोड़ दो, लेकिन मैंने उसको मेरी स्टेयरकेस बनाई। फेल को पास होते 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 आगे निकलता रहा। और मैं मानता हूं कि भगवान ने हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दिया हुआ है, हमको ढूंढना पड़ता है। हमारे एस्पिरेशन के लिए भगवान मदद करता है, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। और उस भगवान भी पता करेगा ना कि आदमी उसके लिए लायक है नहीं है, तो वो तो चेक करेगा ही ना। तो भी हमको इसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूं कि हमको विनर बनना है तो फेल होने का कोई दुख नहीं होना चाहिए। हमको तो छोड़ना ही नहीं है, बस हमारी एनर्जी पकड़ के रखना है। वो सारी बुकें जो बताई ना, ऐसी बुकें मैंने बहुत पढ़ी है। ईयर ऑफ द बुक वाली मैं हमेशा बुक खरीद के लाता था और पढ़ता ही रहता था, क्योंकि इंडिया में आके मैं क्या करने का था, 28 डेज तो मैं बुकें पढ़ता था, प्लेन में आने के जाने के टाइम भी बुकें पढ़ता था। तो मेरा मोटिवेशन बहुत था और मैं हमेशा सोचता था कि मुझे विनर की तरह ही जीना है। और मेरा प्रश्न ये है, क्या डू यू एग्री दैट एनर्जी इज एवरीथिंग और एवरीथिंग इज एनर्जी? क्या आप मानते हैं? यस लिखिए प्लीज। यस। तो देखो और भी एक बात बताना चाहता हूं, वो ग्रिप में लिखा है, वो क्या था कि जब मैंने देखा कि मेरे बिजनेस में मेरा पकड़ नहीं है, उसका कारण था कि वो मेरा पार्टनर उसके घर में हिसाब रखता था और मुझे हिसाब देता ही नहीं था, मेरा ग्रिप नहीं था। तो मैंने सोचा जब मैं काम करेगा तो इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा उसका पकड़ होना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ है, उसका ग्रिप होना चाहिए। तो मेरी कंपनी का नाम था ग्रो रिच इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रिप। लेकिन 2 साल पहले मैंने जब एमएफडी सिलेक्ट किया तो एमफिल में मैंने पूछवाया कि भाई मेरा नाम को चालू रखूं या बदलना पड़ेगा। तो उधर से जवाब आया ग्रो रिच में भी उनको एडवाइजर दिखता है और इन्वेस्टमेंट प्लस में भी एडवाइजर दिखता है, तो नाम बदलना पड़ेगा। तो मैंने सनशाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रखा, वो भी नाम अच्छा ही है। और मेरा मिशन है 500 फैमिली को फाइनेंशियली लिटरेट भी करना है और करोड़पति भी बनाना है। तो इसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ उनका इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करवाना है, क्योंकि अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस कम है। एसेट एलोकेशन भी होता है, उनको जो भी चाहिए जब भी चाहिए पैसा, उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। हमारे पास एथिक है, 14 तरीके एथिक हमने बनाए हैं और हमारी कंपनी में कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है वो हमने पूरा लिख के रखा है। और हमारे बैक ऑफिस भी वही फॉलो करती है, जिससे कि इन्वेस्टर का कभी गलत काम न हो, क्योंकि पैसा तो छोड़ के जाने का है ना,
ऊपर जाके पुण्य और पाप लेके जाना है, तो हम पाप लेके क्यों जाए भाई। इसलिए हमें हमेशा मैं सोचता हूँ कि काम करेगा तो अच्छा ही करेगा, तो ही जीने का मजा आएगा और अच्छी नींद भी आएगी। और मैं हमेशा नन्ही चिंटी होती है ना, उसमें सीखता हूँ। तो उसके मुंह में बहुत बड़ा दाना होता है ना, वो बार बार दीवार पे चढ़ती है लेकिन गिर भी जाती है, बार बार गिरती है लेकिन कभी वो प्रयत्न नहीं छोड़ती है, वो चढ़ के ही रहती है, सफल होके ही रहती है। और वॉरेन बफेट ने भी बोला है ना, जो प्लेयर होते हैं ना फील्ड में, जो खेलते हैं ना, वही विनर होते हैं। बाकी जो खेलते खेलते स्कोर बोर्ड को देखने को जाते हैं ना, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो गेम जीत नहीं सकते। तो हमको फोकस करना है, अपने काम में फोकस करना है। और दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई याद भी नहीं करता है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ आए हैं तो ऐसा कुछ करके जाए कि लोग हमें याद करे, हमारा फैमिली भी हमको याद करे, हम फैमिली और समाज के लिए कोई लीडिंग लाइट की तरह जिंदा जिए, तो जीने में भी मजा आएगा। और भगवान ने अवतार दिया है ना, वो भी सक्सेसफुल हम मानेंगे। तो क्या डू यू एग्री दैट एज इज जस्ट ए नंबर? मेरा सारांश ये है कि आप देखो, मैंने पूरा पैसा डाल दिया था एक बिजनेस में, वो गलत मैंने किया था। इसी तरह से कोई भी एफर्ट डालना है तो पहले सब अपॉर्चुनिटी को जांच करो, बाद में एसेट एलोकेशन भी करो, बाद में पैसा डालो। कुछ गलत लगा, समय से उसमें करेक्शन कर दो, बहुत लेट मत करो। और अभी गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे ना पब्लिक का, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो हमारे इन्वेस्टर भी खुश रहेंगे। और जब कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी लेवल को हमेशा, उम्र बढ़ती है ना, एनर्जी लेवल बढ़ाते रहो, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी बढ़ता है ना। तो एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसका फायदा मिलता है ना हमको। तो ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, नेवर स्टॉप एनीवेयर। और इससे मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। किसी को भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।